हेलो। हाँ बच्चों, चलिए। तो कल बच्चों अपन ने ये डिस्कस किया था, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन पॉलीन एंड स्पाइरेंस। स्पाइरेंस का मतलब समझते हैं कि दो ऐसी रिंग जिनमें एक कार्बन कॉमन हो और 4 डिग्री कार्बन हो। ये बताया था मैंने आपको कल, ठीक है। अब देखो बेटा, सुनो, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। आप बताइए बच्चों, ये जो कंपाउंड बना रखा है, इस कंपाउंड में नंबर ऑफ पीएस कितने हैं? कौन बताएगा भाई? वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया नीना मदान। अरे वाह, पुलकित जसुजा आ गया भाई। देखो बच्चों, ये प्लेनर मॉलिक्यूल है क्या? है क्या बच्चों? देखो, ये अगर आपका प्लेनर मॉलिक्यूल है, कैसे पता लगा? देखो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, प्लेनर है। अब अगर ये प्लेनर है तो देखो बेटा, हम कैसे कर सकते हैं। एक तो देखो, मैं यहां से काटूं, बोलो बच्चों, दोनों साइड बराबर है क्या? मैंने बीच में से काटा, दोनों साइड इक्वल है क्या? है बच्चों? अच्छा, एक ऐसे काटा मैंने, बोलो, हो गया। और एक और कौन सा आएगा? बोलो बच्चों, प्लेनर मॉलिक्यूल का मतलब स्लाइस वाला। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है बच्चों, छा गए तुम तो सारे, है ना बच्चों? तो इसमें 2+1 कितनी आएगी बच्चों? 3 आएगी इसमें, आएगी? बोलो भैया, आ गया। आप देखो बेटा, अगर ये प्लेनर मॉलिक्यूल है ना, तो आप तो इसको इसकी तरह सोचो। देखो, आप तो इसको इसकी तरह सोचो, ऐसे ही तो है। एक की तो ये भी तो प्लेनर है। देखो, एक ऐसे हुआ, एक ये ऐसे हुआ, और एक स्लाइस वाली याद कीजिए। स्लाइस वाली मैंने आपको एक्सप्लेन की थी ना बच्चों, स्लाइस वाली अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना? देखिए, ये मेरे पास दिख रहा है बच्चों, ये स्लाइस वाली होगी ऐसे, होगी कि नहीं होगी? होगी, होगी बच्चों। चलो अगले में बताओ बच्चों। वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है यार, तुम तो बड़े खतरनाक आंसर दे रहे हो। अगले में बच्चों, अब अगले में देखो, आपकी 1+1 स्लाइस वाली तो आएगी आएगी। देखो, ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। ये आपके आंसर देख के मैं इतना कंफर्म हूं कि बच्चों को आइसोमेरिज्म समझ में आ गई, है ना? आपके जो आंसर देख करके मुझे लग रहा है कि अब आपको आइसोमेरिज्म समझ में आ गई है। एक तो स्लाइस वाली होगी, और एक देखो बेटा, ये वाली होगी, ये वाली इस तरह से देखो, ये होगी कि नहीं होगी अगर बीच में से काटा जाए? बोलो बच्चों, अरे समझ में आया? देखो, जैसे मैं इस तरह से लेता हूँ बेटा, इसको आप इस तरह से सोल्व कीजिए, ठीक है? तो देखो, एक तो ये होगी बच्चों, और एक क्या हो जाएगी? एक स्लाइस वाली हो जाएगी। कैसे? देखो बच्चों, स्लाइस वाली तो पता लग रही होगी ना, स्लाइस वाली तो पता लग ही रही होगी आप लोगों को। देखो बच्चों, अब देखिए, ये मेरे, ये वैसे ही है, ये ठीक वैसे ही है बच्चों, है बेटा? देखो, अब एक तो ये स्लाइस वाली आएगी, और एक आप बोलो, क्या समझ में आया? अरे क्लियर है क्या सबको? ठीक है भैया, चलिए अगले में बताओ बच्चों। अगले में, अगले में एक ही होगी बच्चों। वेरी गुड, एक ही, वेरी गुड, है ना? ओनली स्लाइस होगी बच्चों। यानी देखो, अगर आप इसकी ट्रांसफॉर्म लेते हो तो ये एक ही मिलेगी। तीनों क्लियर है बच्चों?
तीनों क्लियर है? है क्या? बोलो, किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है क्या? नहीं? ओके, चलिए बच्चों, चलिए अब अगला बताओ क्वेश्चन, इसमें कितने नंबर ऑफ पीयूएस हैं? वेरी गुड सारांश सिंह, क्या बात है, क्या बात है, यस साधवानी। अगले में बच्चों 2 है। देखो कैसे, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, तो स्लाइस वाली तो नहीं होगी, स्लाइस वाली तो चलो नहीं होगी, तो फिर कौन सी होगी वो हमें समझना है बच्चों। मैं वो आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो स्लाइस वाली तो नहीं है, लेकिन जो है वो अपन समझते हैं कि कौन सी हो सकती है वो 2। एक मिनट रुको, मैं आपको मॉडल बना के एक्सप्लेन करता हूं बेटा। देखो बच्चों ये रहा, ठीक है। अब देखो जैसे ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, इतना तो सबको समझ में आ ही रहा होगा, है ना बच्चों? बोलो, इतना तो सबको समझ में आ रहा है? बोलो बच्चों। देखो देखिए, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, क्लियर है? ये दोनों ग्रुप एक जैसे हैं बच्चों। अब देखो बेटा, अगर मैं इसको ऐसे काटूंगा, समझ पा रहे हो आप? ऐसे काटेंगे तो देखो, ऊपर और नीचे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ गया, और इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन एक जैसे आगे कि नहीं आगे? आगे बच्चों, ऐसे काटने पर, ठीक है। एंड एक मैं ऐसे काटूं, इसके जैसे परपेंडिकुलर ऐसे काटूंगा, तो आएगा कि नहीं आएगा बच्चों? आएगा ना? ऐसे काटूंगा तो ये तो कट जाएगा, इस बॉल के सामने ये बॉल आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? इस बॉल के सामने ये बॉल। क्या समझ पा रहे हैं आप? बोलो बच्चों, क्लियर है क्या? देखो बेटा आप याद करो, इसमें ना स्लाइस वाली नहीं आएगी, है ना? स्लाइस वाली नहीं आ रही, ठीक है। अब देखो, अब मान लीजिए मैंने क्या किया बच्चों, अब बताओ, अब इसमें कितनी पॉसिबल है? अब बताओ, अब इसमें, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया आज तो, वेल डन। देखो ऐसे काटोगे आप, तो व्हाइट के सामने व्हाइट आ जाएगी, आ जाएगी ना बच्चों? क्लियर है क्या? ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब बताओ फिर, इस बार नहीं बता पाओगे तुम। अब बताओ बच्चों। ओहो, क्या बात है, वेल डन, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 0, कुछ भी नहीं। देखो ऐसे काटा और ऐसे काटा, है ना? 0 आई ना? आई बच्चों? क्लियर है क्या? एकदम अच्छे से क्लियर है मेरे हिसाब से, ये बात तो आप लोगों को बहुत ही सिंपल सी बात थी, हो गई बच्चों? ठीक है, चलिए, तो अपन वापस इसको नोट्स में मेंशन कर देते हैं। तो देखो बेटा, आपने इसमें बोला नंबर ऑफ पीएस 2 है, ओके क्लियर है। अगले में एक होगी बच्चों, अगले में एक होगी, है ना? और अगले में बोलो, अगले में कोई नहीं होगी ना? आप ये मत कहना सर CH3 एक ही साइड है, नहीं है। ये CH3 एक साइड लग रहे हैं, है ना? एग्जैक्टली एक साइड है नहीं बेटा ये, है ना? अब देखो बेटा, ये दोनों स्ट्रक्चर एक ही जैसी है, पता है ना? ये दोनों एक ही जैसी है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, पता है ना? अरे बच्चों, किसी को ऐसा नहीं लग रहा है कि एक सिस एक ट्रांस है? अरे ये सिस ट्रांस तो नहीं है ना बच्चों, है ना? तो 0, क्लियर है क्या बच्चों?
सबको क्लियर है? ठीक है भैया, सबको क्लियर है ना? सबको? ठीक है भैया। अब एक चीज बताओ मेरे को, देखो मुझे फिर ये बताओ आप, ये चीज कौन बताएगा? देखिए, अगर मैं इस तरह से लेता हूं, बताओ इसमें कितने पीओएस हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। तीन ही था। सेम ही तो बात की है मैंने, यही तो बात की है मैंने, वापस अलग थोड़ी इनकी है। देखो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, है ना? अच्छा, अब बताओ, अगर मैं इस तरह से करूं, अब बताओ, दो हो गए ना? एक की तो बात की है मैंने, यही तो बात कर दी मैंने वापस, ठीक है ना? डबल बॉन्ड बनाओ और चेयरिंग बनाओ बच्चों, बात एक ही होती है, ले दे के एक ही पिक्चर है। अब बताओ बच्चों, कितनी होगी? एक होगी, ठीक है भैया, आ गया समझ में? आ गया? ऐसे ही आप आगे वालों की रिंग बनाकर कर सकते हो। क्लियर है क्या? सबको क्लियर है बच्चों? चलो, अब देखो बेटा सुनो, अब मैं बात करूंगा आपसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफेनिल कंपाउंड्स, ठीक है ना? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफेनिल कंपाउंड्स की अपन बात करेंगे। तो इसको समझना बेटा बहुत सिंपल सा है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफेनिल कंपाउंड्स में किस तरह से आती है, आप अगर समझोगे तो बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं इसको समझाता हूँ बेटा, देखो ये मैंने दो बेंजीन रिंग ली, ठीक है बेटा? इन दो बेंजीन रिंग की ऑर्थो पोजीशन पर देखो बेटा सुनो, एक ग्रुप ए इस तरफ लगा दिया और एक यहां लगा दिया बच्चों, ठीक है? ये ग्रुप मैंने इस तरह से लगा दिया, कोई डाउट नहीं है? अब देखो बेटा सुनो, मैंने ये बोला कि ए और बी ग्रुप सिमिलर नहीं होना चाहिए, इसी तरह से एक्स और वाई सिमिलर नहीं होनी चाहिए, पहली कंडीशन तो ये है, ठीक है? सेकंड मैंने बोला कि ए बी, है ना, फिर एक्स एंड वाई ये बल्कि ग्रुप होने चाहिए, है ना? अगर ये बल्कि ग्रुप होंगे, ठीक है ना बच्चों, तो क्या होगा? देखिए, ये दोनों रिंग एक प्लेन में रहेगी नहीं, ये दोनों रिंग एक प्लेन में रहेगी नहीं। कैसे? ये चली जाएगी हॉरिजॉन्टल प्लेन में और ये चली जाएगी वर्टिकल प्लेन में। कैसे? मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। बच्चों एक मिनट रुको, आपको ये कितनी बेंजीन रिंग दिख रही है? बताओ बताओ, कितनी बेंजीन रिंग दिख रही है? क्या ये दो बेंजीन रिंग दिख रही है? दिख रही है बच्चों? अब सोचो, अगर इस पोजीशन पर, या ये ऑर्थो पोजीशन है इसकी, ये ऑर्थो पोजीशन है क्या बच्चों, ये और ये, अगर मैं यहां पर एक बड़ा ग्रुप लगा देता हूं, देखो मैं एक बार आपको लगा के बताता हूं। देखिए, अगर मैंने यहां पर एक बड़ा ग्रुप लगाया बच्चों, ठीक है, एक तरफ यहां लगा दिया और एक मैं इधर भी लगा देता हूं, अब बताओ, अब कुछ समझ में आ रहा है? क्या होने लग गया बोलो? टन टना टन टन होने लग गया।
बोलो बच्चों ये क्या करने लग गए, इनकी देखो बच्चों रेडियस ओवरलैप करने लग गई ना। बोलो बच्चों कर रही है। अब बताओ अगर ये एक ही प्लेन में रहेंगे तो रेडियस ओवरलैप करेगी ना, अगर ये एक ही प्लेन में रहेंगे तो रेडियस ओवरलैप करेगी बच्चों। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो अब देखो बेटा, एक रिंग को क्या करता हूं मैं, इस तरह से मैं घुमा देता हूं ऐसे। अब देखो बेटा, अब समझ में आया? अब समझ में आया क्या? अब नहीं करेगी ना? बोलो बच्चों, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल प्लेन, कुछ समझ में आया? बोलो बच्चों, देखो अगर एक ही प्लेन में रखूंगा तो देखो ये लड़ेंगे भैया। अब ऐसा जी, ऐसे इधर ग्रुप ऐसे इधर लगा लूंगा मैं, तो वो भी तो करेगी। देखो एक मिनट रुको, देखो बेटा ये दो बेंजीन रिंग है, दिख रही है आपको? ये देखो ये दो बेंजीन रिंग है, इसकी ये ऑर्थो पोजीशन है ना, तो इन ऑर्थो पोजीशन पर ये देखो ये इस तरह से हम मान लीजिए, ठीक है बेटा। तो यहां और यहां ग्रुप ये क्या कर रहे थे, ये ओवरलैप करने लग गए थे बच्चों। तो आपने क्या किया, एक रिंग को घुमा के ऐसे कर दिया। समझ में आएगी बात? बोलो क्लियर है क्या? एक हॉरिजॉन्टल प्लेन और एक वर्टिकल प्लेन, समझ में आई? एक मिनट रुको, एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं, रुको। अब देखो बच्चों, जो मैं चीज आपको समझाना चाह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करें। देखो बेटा, एक बेंजीन रिंग तो क्या होगी, प्लेन में ऐसे अंदर चली जाएगी, दिख रहा है आपको? ये देखो, ये मैंने इसको अंदर की तरफ ऐसे दिखाया, समझ पा रहे हो आप? कि दीवार में ऐसे अंदर की तरफ, समझ पा रहे हो? और दूसरा ऐसे रहेगी बच्चों, इस तरह से। तो समझ में आई बात? बोलो बच्चों, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल है क्या? एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल है, क्लियर है बच्चों? तो आप मुझे बताओ, अब ये बाहर की तरफ आ रही है ना, ये वाला पार्ट बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसको अपने को किस बॉन्ड से दिखाना चाहिए?
वेज बॉन्ड से दिखाना चाहिए या डैश बॉन्ड से? वेज से दिखाना चाहिए। और जो अंदर गया, देखो ये वाला पार्ट जो मैं अंदर भेज रहा हूं, उसको किससे दिखाएंगे? जो ये अंदर की तरफ है उसको डैशबोर्ड से दिखाएंगे। क्या ये बात समझ में आई आपको? बोलो बच्चों, क्लियर है क्या? ये देखो बेटा, ऐसे आ गया समझ में मामला? तो क्या ये दोनों रिंग एक ही प्लेन में है क्या? क्या ये दोनों रिंग एक ही प्लेन में है? एक ही प्लेन में नहीं है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री की तो बात करने की इच्छा मत करना फिर आप, है ना? सेंटर ऑफ सिमेट्री की मत सोचना फिर, ठीक है? आ गया बच्चों? चलो वापिस अपन उसको लिखते हैं। देखो बेटा क्या था, देखिए ये बच्चों समझ में आ गई कि मैंने ये इसको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन बोला, ठीक है? अब देखो बेटा, इसको अपन कैसे इंडिकेट करेंगे? ये इस तरह से इंडिकेट कर रहा हूं, देखो मैं ये आधा पार्ट चला गया अंदर और ये पार्ट जो आपको बाहर की तरफ दिख रहा है ऐसे। बोलो बच्चों, ये समझ में आया मैंने इसको ऐसा क्यों बनाया? आगे क्लियर बात? अब देखो इसकी फीलिंग समझो, एक रिंग ऐसी है और एक रिंग आपकी इस तरह से, है ना बच्चों? ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे? अपन क्या बोलेंगे? ड्यू टू बल्कि ग्रुप्स both ring will not present in same plane। बोलो बच्चों, क्या ये बात आपकी क्लियर है क्या? क्या ये बात आपको क्लियर होगी बच्चों? होगी? अब मुझे बताओ, अगर ये दोनों एक प्लेन में नहीं है ना बेटा, तो देखिए जैसे मैंने ये ग्रुप लगा दिया बच्चों, ध्यान देना, मैंने इधर लगा दिया NO2 COH NO2 COH। बोलो बच्चों, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगी? हो जाएगा बच्चों? ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा ना? हो जाएगा। देखो अब आप ये मत लेना सर NO2 के सामने NO2 है, एक प्लेन में नहीं है, ये एक प्लेन में नहीं है बच्चों, ये इस तरह से है, ठीक है ना? तो जब आप काटोगे तो एक रिंग मिड में से कटेगी और NO2 के सामने कौन सा ग्रुप आ रहा है? CH ग्रुप आ रहा है। कुछ समझ में आई बात बच्चों? बोलो बेटा। देखो ये दोनों रिंग जो है वो कुछ इस तरह से बच्चों, है ना? ये जो दोनों रिंग है वो इस तरह से लगी हुई थी हमारी, ठीक है? ये ऐसे लगी हुई है बच्चों, इस तरह से, है ना? ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था आप लोगों को, इस तरह से ऐसा लगी हुई है, तो ये इस तरह से हो गई, होगी कि नहीं होगी? अब देखो अगर आप ऐसे काटोगे तो NO2 के सामने COH ग्रुप आ रहा है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? नहीं है ना? आगे बात समझ में, ये पक्का ना? ठीक है बच्चों। अच्छा अब बताओ, अगर मैं ये लेता हूं, बोलो बच्चों, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। अब किसी को बच्चे को ये तो नहीं लग रहा कि सर सेंटर ऑफ सिमेट्री आ गई? वो ऐसे बना दे कि देखो सर ये सेंटर ऑफ सिमेट्री आ गई। ये सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें होगी नहीं, क्योंकि दोनों रिंग एक प्लेन में है ही नहीं। नहीं है ना बच्चों? अरे दोनों रिंग एक प्लेन में नहीं है ना? समझ में आई बात? ठीक है, तो ये भी क्या होगी बच्चों? ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। अच्छा अब बताओ,
अगर मैं ये कह दूं अब बताओ बच्चों, ये ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव, वेरी गुड अंशु शर्मा, ये इनएक्टिव है। देखो बच्चों यहां देखिए, अब जब आप इसको ऐसे काटोगे ना, एक रिंग तो कटेगी, एक रिंग तो कटेगी बच्चों, चाहे किसी से प्लेन से काटो, एक रिंग तो मिड में से कटेगी कटेगी। तो आमने सामने ग्रुप आ गए, है ना बच्चों, बोलो, है ना। तो ये क्या हो गया, आपके दोनों ग्रुप सिमिलर आ गए, तो इसमें क्या होगा बच्चों, ये हो गई ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर है क्या बच्चों, ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा अब बताओ, अगर मैं ये बोलूं, अब बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव, ये एक्टिव या इनएक्टिव, ये एक्टिव है बच्चों। देखो अगर आप काटोगे ना, तो ऊपर तो एक मिथाइल आया और नीचे दो मिथाइल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है ना। तो बच्चों ये क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अच्छा बच्चों ये समझ में आ गया, ये फंडा वही है। देखो हमने कल जो सीखा था ना कि भैया अगर इवन नंबर में आ जाए, याद करो, देखो हमने कल यही तो सीखा था कि इवन नंबर में आ जाए तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी, यही तो सीखा था बच्चों कि इफ एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट कार्बन, है ना, कार्बन ऑफ दी सिस्टम हैव इंडिविजुअली टू डिफरेंट ग्रुप्स और इवन नंबर में आ जाए, है ना बच्चों। अरे समझ में आया क्या, ये वही तो सिस्टम चल रहा है एक तरह से। अच्छा अब बताओ बच्चों, अगर मैं ये कहता, मान लीजिए मैंने एक ऐसा सिस्टम ले लिया, है ना, वो सिस्टम कुछ इस तरह से, देखो बच्चों, सी डबल बॉन्ड ओ NH। अब बताओ बच्चों ये क्या होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, ये बताओ बच्चों। कैसे बच्चों, ये इनएक्टिव कैसे बच्चों, हाँ भैया। अब देखो, अब आपने क्या किया बेटा, दोनों रिंग को एक दूसरे से जोड़ दिया, दोनों रिंग को आपने एक दूसरे से जोड़ दिया, तो स्ट्रक्चर लॉक हो गई ना। पहले दोनों जुड़ी हुई नहीं थी, देखो खुली हुई थी, घूम सकती थी। अब देखो बेटा इस बॉन्ड से ये दोनों जुड़ गई, अब जब जुड़ गई तो बोलो बच्चों इनको एक ही प्लेन में रहना पड़ेगा ना, इनको एक ही प्लेन में रहना पड़ेगा ना, एक ही प्लेन में रहना पड़ेगा, प्लेनर स्ट्रक्चर हो गई, प्लेनर होगी तो स्लाइस वाली आ गई, और स्लाइस के साथ साथ देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री में आ गई। समझ में आ गया क्या, बोलो बच्चों। देखो ये कैसा सिस्टम है, लॉक्ड सिस्टम, है ना, हो गया बच्चों। तो लॉक्ड सिस्टम, तो COS प्रेजेंट, है ना, POS प्रेजेंट, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। बोलो बच्चों। अरे पुलकित जसूजा, ओवरलैपिंग थोड़ी ना हो रहा है, बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड है ना कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, ओवरलैपिंग कहां दिख रही है तेरे को, ग्रुप अलग अलग थोड़ी ना है। अरे भाई साहब कैसे मतलब एंगल स्ट्रेन डेवलप होगी, रिंग कितने की काउंट करो ना, देखो 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 मेंबर की रिंग है ना, कहां डेवलप हो रही है एंगल स्ट्रेन। अरे ये जो बाहर वाला जो सिस्टम है, देखो यहां से ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 6 की रिंग बन रही है।
समझ में आ गया क्या? अरे ये भी तो 6 मेंबर की रिंग है। और कोई डाउट है तो बोलो, इसमें किसी को और कोई डाउट है तो बोलो। अरे बच्चों डाउट है तो बोलो, पक्का? ठीक है, ठीक है, चलिए। अब बताओ बच्चों, देखो मुझे ये बताओ, मैं एक ये सिस्टम बना रहा हूं, ध्यान से सुनना। बताओ बच्चों, ये जो कंपाउंड दे रखा ना, इस कंपाउंड में कौन सी आइसोमेरिज्म है? कौन बताएगा? इस कंपाउंड में कौन सी आइसोमेरिज्म है? सबसे पहले बताओ, कंसेप्ट क्या लगेगा? देखो बच्चों, ये अपन कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल है बच्चों। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, समझ में आया? देखो बच्चों, जैसे ये इस तरह से है ना, अपन ऐसा कह सकते हैं, इस तरह से एक रिंग ऐसे होगी, ठीक है बच्चों, और फिर एक इस तरह से और आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? आ जाएगी बच्चों, ये इसी तरह से दिखेगी, दिखेगी बच्चों। तो अब मुझे बताओ, आप मुझे बताओ कि इसमें ये देखो, सिमिलर ग्रुप, सिमिलर साइड है ना? तो ये कौन सी फॉर्म हो गई? ये सिस फॉर्म हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? अरे सिस फॉर्म हो गई। याद करो, जब ओड नंबर में होता है तो जीआई होती है। चेक करो, देखो ये रहा ओड नंबर, कल हमने ये सीखा था। ओड नंबर वाले की तरफ देखो, हमने क्या लिख रखा है? सिस सिस, है ना? हमने लिखा रखा है प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट आ जाएगी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, जीआई होगी, लिखा हुआ है ना? तो समझ में आई बात? बोलो। देखो ये सिस्टम बहुत आसान है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे ना, तो बेटा आराम से आप कर जाओगे। अब बताओ बच्चों, बताओ ये क्या है? सिस या ट्रांस? ये ट्रांस है बच्चों। चलो, अब ये बताओ, बच्चों इस कंपाउंड में क्या होगा? कौन सी आइसोमेरिज्म होगी? कौन सी होगी बच्चों? नॉन प्लेनर है। और देखो, ये इंडिविजुअली दोनों डिफरेंट है, इंडिविजुअली दोनों डिफरेंट है। तो देखो बेटा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, तो क्या आ जाएगा? बोलो बच्चों, ये होगी ऑप्टिकली एक्टिव। आया समझ में? बहुत आसान है बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला जिसको कंसेप्ट समझ में आ गया ना, उसको मजा आ जाएगा, है ना? चलो अब ये बताओ, ये बेटा मैं सिर्फ आपके साथ ये टाइम पास कर रहा हूं। बताओ ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव?
बोलो बच्चों, ये इनएक्टिव है ना बच्चों। देखो ये एक जैसे ग्रुप आगे है ना बच्चों। बात समझ में आ गई। तो ये हो गई बच्चों ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर? बोलो बच्चों। तो ये फेनिल वाला तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है मेरे हिसाब से, काफी सिंपल सा था और इंटरेस्टिंग भी है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला कंसेप्ट है ना बच्चों। आगे चलें, अब आगे चलें। ठीक है भैया। अब देखो, अब अपन लेते हैं बच्चों कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, है ना। हमें अब ऑप्टिकल आइसोमर्स को कैलकुलेट करना सीखना है। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सुनिए। ऑप्टिकल आइसोमर्स बच्चों दो टाइप के होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली जो एक्टिव है वो तो कौन है बच्चों, डी एंड एल है। और जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है वो क्या है, मीजो कंपाउंड, है ना बच्चों। अरे ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकली इनएक्टिव ये सुना तो था ना नाम। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को मूव करवा दे, और जो नहीं करवाई वो ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अब देखो बेटा सुनो, इसमें केस फर्स्ट क्या है, सुनिए। ये कहता है कि अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है ना बच्चों। मॉलिक्यूल अगर अनसिमेट्रिकल है तो आप मुझे बताओ कि उसमें ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स कितने बन जाएंगे। तो उसमें ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स बनेंगे बच्चों 2 की पावर n। और यहाँ n क्या है, देखो बच्चों, यहाँ n है नंबर ऑफ कायरल कार्बन। ठीक है बच्चों। अब देखो, मुझे एक बात बताओ, अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तो क्या उसमें ऑप्टिकल इनएक्टिविटी आ सकती है क्या, क्या उसमें मीजो कंपाउंड बन सकता है, नहीं बन सकता ना। क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ही क्या थी कि अगर आपको ऑप्टिकल इनएक्टिव या मीजो कंपाउंड बनाना है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री चाहिए, है ना। तो मीजो कंपाउंड 0 बनेंगे बच्चों। अच्छा टोटल आइसोमर्स क्या बन जाएंगे बच्चों, जोड़ दो दोनों को, ए और एम को। अब देखो बेटा, रेसिमिक मिक्सचर में क्या होता है बच्चों, रेसिमिक मिक्सचर में एक डी और एक एल बन के एक मिक्सचर बनता है। तो जितने डी और एल बनेंगे उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दूं। बोलो बच्चों, जितने डी और एल बनेंगे उनको डिवाइडेड बाय 2 कर दिया मैंने। ये बात समझ में आ गई क्या, बोलो बच्चों। ठीक है चलिए, अब इसको अपन एग्जांपल से सीखते हैं बच्चों। देखो इस कंपाउंड में बच्चों एक ही कायरल कार्बन दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्या, ये एक ही कायरल कार्बन है। आपको मैंने बोला था जब एक कायरल कार्बन हो ना तो वो हमेशा और हमेशा बच्चों ऑप्टिकली एक्टिव होता है कि नहीं होता, होता है ना बच्चों। अगर एक कायरल कार्बन हो तो ऑप्टिकल। अच्छा एक कायरल कार्बन के कौन कौन से बनेंगे, बोलो बच्चों, एक कायरल कार्बन के कौन कौन से बनेंगे, डी और एल बनेंगे बच्चों। तो देखो n की वैल्यू 1, तो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स 2 की पावर 1, और वो 2 वैसे आपको पता है E और L बन जाएंगे बच्चों। आगे बात समझ में। अब देखिए बेटा, जैसे मेरे पास इसमें देखिए, आपको कहीं पर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है क्या, इसमें कहीं पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है क्या, नहीं दिख रही ना। तो अब मुझे बताओ कितने कायरल कार्बन दिख रहे हैं बच्चों, इसमें कितने कायरल कार्बन दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं। तो बताओ एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 की पावर 3, यानी 8 बन जाएंगे क्या, 8 बन जाएंगे क्या, बन जाएंगे। अब आप अगर इन 8 को वैसे निकालना चाहो ना, निकाल सकते हो। देखो बच्चों, मान लो तीनों आर बन जाए, है ना, तीनों एस बन जाए, बन सकता है बच्चों। फिर एक आर बन जाए, 2 एस बन जाए, ठीक है। फिर ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है बच्चों, ऐसा हो सकता है ना, बीच वाला आर हो गया और किनारे वाले दोनों एस हो गए। अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या कि देखो आपका दोनों स्टार्ट वाले एस हो जाए, लास्ट वाला आर हो जाए, क्योंकि एक जैसे तो कोई नहीं है ना,
अरे बोलो बच्चों, एक जैसे तो कोई नहीं है ना। अब देखो, ऐसा भी हो सकता है क्या कि अपन बोल सकते हैं कि 2R हो जाए और ये कैसे हो जाए। अब देखो, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी। अब बताओ ये कितने कॉम्बिनेशन बनाए मैंने, बोलो बच्चों। 8 कॉम्बिनेशन बनाए है ना, ये टोटल 8 कॉम्बिनेशन है बच्चों। क्लियर है क्या? ठीक है बच्चों। अब देखो, ये कंपाउंड है बच्चों ग्लूकोज, है ना। ये कंपाउंड है हमारा ग्लूकोज। इस ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में कितने कायरल कार्बन दिख रहे हैं आपको, बताओ बच्चों। विनस मिड्डा 5 दिख रहे हैं तेरे को, 4 ही है बेटा। देखो, 1 2 3 और 4, है ना। तो देखो बेटा, ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 यानी 16। अच्छा, अगर आपसे कोई नंबर ऑफ रेसिमिक मिक्सचर पूछे तो बोलो बच्चों, जो बने ये एक्टिव उनको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, बन गए क्या, बोलो। चलो बच्चों, ये बताओ, ये मेरे पास है अल्फा डी ग्लूकोज, है बच्चों। इस अल्फा डी ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन है ये बताओ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम आता रहता है। इसमें देखो बेटा, 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 कायरल कार्बन है। याद करो साइक्लिक स्ट्रक्चर में टॉप मोस्ट कार्बन भी आपका कायरल में कन्वर्ट हो गया था। तो इसमें n की वैल्यू 5 है, तो a हो जाएगा 2 की पावर 5 यानी 32। आ गया समझ में? ये बच्चों नीट में आया हुआ क्वेश्चन आपके, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला बताओ बच्चों। अगला कितने दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं क्या, दिख रहे हैं बच्चों? हाँ जी, देखो, ये 1 ये 2 ये 3, सॉरी 3 है, तो n की वैल्यू 3 है, a हो गया 2 की पावर 3, आपका बन जाएगा 8 बन जाएगा, बन जाएगा बच्चों। ठीक है, अब बताओ बच्चों। ठीक है, अब देखो बेटा, एक पहले एक छोटा सा टॉपिक है सूडो कायरल कार्बन, इसको समझो। देखो सूडो कायरल कार्बन क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, ये क्या कहता है कि अगर किसी कार्बन की कायरलिटी उससे जो ग्रुप जुड़े हुए ना, उन ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री पे डिपेंड करे, उस ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री पे डिपेंड करे। अब देखो बेटा, एक नीचे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, इस एग्जांपल को थोड़ा ध्यान से देखो। मुझे बताओ, क्या अभी ये कार्बन कायरल है क्या? क्या अभी ये कार्बन कायरल है क्या? नहीं है ना, नहीं है बच्चों। लेकिन आप अगर इसमें से एक सिस को ट्रांस में कन्वर्ट कर दो, बोलो अब ये कायरल हो गया है ना। अब देखो बेटा, ये क्या बन गया, ये कायरल हो गया ना। मतलब ये ऐसा कार्बन है कि ये कायरल बन भी जाता है और ना भी बन जाए। समझ में आ गया? यानी डिपेंड सारा किस पे कर रहा है, जो इससे ग्रुप अटैच है उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री पे डिपेंड कर रहा है। समझ में आ रहा है? अरे बात समझ में आ गई, बोलो। अरे बोलो बच्चों, समझ में आ गया? तो देखो, इफ कायरलिटी ऑफ कार्बन डिपेंड्स अपॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिक यूनिट व्हिच इज अटैच्ड टू इट, दिस कार्बन इज काउंटेड एज कायरल कार्बन। तो अब बेटा इसको हमें एज ए कायरल कार्बन काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये कायरल बन भी तो रहा है ना। अरे कायरल बन भी तो रहा है ना, बोलो बच्चों, ये कायरल बन रहा है ना। अब देखो, आपको मैं ना एक काम करता हूं, मैं इसकी आपको बताता हूं कि ये कैसे बन सकता है। देखिए, आप बताओ, जैसे ये हो गया। अब मुझे बताओ, इसकी मिरर इमेज बन सकती है ना, इसकी मिरर इमेज बन सकती है ना। तो कितने बने बच्चों, इसके 2 आइसोमर बन जाएंगे ना, इसके 2 आइसोमर बन जाएंगे। ये जिसके सामने मैंने मिरर बनाया है बन जाएगा ना। अब देखो बेटा सुनो, इससे बढ़िया एग्जांपल नीचे वाला है।
एक बात बताओ बच्चों, नीचे वाला जो आपको मैंने कंपाउंड दिखा रखा है, ये दिख रहा है आपको कंपाउंड, इस कंपाउंड के हमें टोटल पॉसिबल आइसोमर्स बताने हैं। तो कैसे बताएंगे? सबसे पहले बताओ, इस बीच वाले कार्बन के लिए इधर वाला ग्रुप और इधर वाला ग्रुप क्या एकदम एक जैसा है कि नहीं है? चेक करो, क्या ये एकदम एक जैसे है कि नहीं है ना? तो इसका मतलब इन साइड वाले ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री पे डिपेंड करेगी बीच वाले की स्टीरियोकेमिस्ट्री, करेगी ना? कैसे? मैं इसको पूरा ढंग से डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, आप इसको समझ लीजिए बच्चों। देखो, इसको समझना बेटा ढंग से, थोड़ा सा फोकस करो, अभी आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी। देखिए, देखो, एक अभी मैंने ये स्ट्रक्चर बनाई है बच्चों, ठीक है? एक अभी मैंने इसकी स्ट्रक्चर ये बनाई है। अब देखो बेटा, अगर आप हर कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन निकालो, निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे? चेक करो, देखो बेटा, इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन मेरे अकॉर्डिंग एस आ रहा है, क्या बात सही है क्या? चेक करो फटाफट, क्या एस आ रहा है क्या? ब्रोमीन को नंबर 1 दोगे और नीचे वाले को 2 दोगे और नंबर 4 आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो क्लॉकवाइज घूम रहे हो, आना चाहिए था आर, लेकिन आएगा एस। आएगा बच्चों? अरे आएगा ना? सही है क्या? ठीक है बच्चों। अच्छा, इस नीचे वाले का बताओ, इस नीचे वाले का बताओ बच्चों, अपोजिट आएगा ना? ऊपर और नीचे वाले एक दूसरे का अपोजिट है, तो इसका आर आएगा। आएगा बच्चों? ये तो कंफर्म है, दोनों अपोजिट है ना? दोनों कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट है बच्चों। अब देखो बेटा, अब हमें बीच वाले का निकालना है, इस बीच वाले का निकालना है, इसका निकालना है, ठीक है? तो इसको नंबर 1 दूंगा। अब मुझे बताओ, आर एस में से किसको प्रायोरिटी मिलती है? जैसे ई और जेड में अपने जेड को बोला था, तो आर और एस में से किसको प्रायोरिटी मिलेगी? आर को मिलेगी यार, मिलनी पड़ेगी, है ना? तो देखो, ये 2, ये 3, ये 4, बोलो बच्चों, ऐसे जा रहे हो? बनना क्या चाहिए था? बनना क्या चाहिए था इसको? आर, लेकिन बनेगा क्या? एस बनेगा। पहले इतना सबको समझ में आ गया? इतना सबको समझ में आ गया बच्चों? आ गया? अच्छा, एक चीज बताओ, ये मीजो कंपाउंड है कि नहीं है? ये मीजो कंपाउंड है कि नहीं है? बीच वाले से काटो आप इसको, मीजो है ना? अब देखो बेटा सुनो, अब मेरी बात को एक और सुनना, मैं इस तरह से बना रहा हूं, ध्यान से सुनना एकदम अच्छे से। ये कर दिया मैंने, ठीक है? अब मुझे बताओ मैंने क्या किया, ध्यान से देख के बताइए, किस कार्बन पे मैंने ग्रुप को चेंज किया? एकदम मिड वाले पे, देखो आप, मिड वाले पे चेंज किया, बाकी तो किसी पे चेंज नहीं किया ना? तो ये तो बेटा वही कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, एस, ये भी वही रहेगा, आर। लेकिन अब बताओ, इस मिड वाले का क्या हो गया? इस मिड वाले का क्या हो गया? आर हो गया बच्चों? हो गया? हो गया बेटा? अच्छा, ये भी मीजो कंपाउंड है कि नहीं है? बोलो बच्चों, ये भी मीजो कंपाउंड है कि नहीं है? बीच से काटोगे, बीच से काटोगे ना? तो पहले बोलो बच्चों, ये दो समझ में आ गए? ये दो समझ में आ गए क्या भाई लोगों? क्लियर है सबको? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अगली बात करते हैं अपन। अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, CH3 ये किया बेटा मैंने, BrH ये, और अब मैंने एकदम जो लास्ट थर्ड कार्बन है ना, मतलब लास्ट जो कायरल कार्बन है उस पर चेंज कर दिया, ठीक है? तो देखो बेटा, इसका तो ऐसे आ रहा था ना ऊपर जो हमने बनाया था,
वही किया। अब मुझे बताओ बेटा, इसका भी क्या आ जाएगा, अब एस आ जाएगा ना, क्योंकि देखो जो लास्ट कायरल कार्बन था मैंने उसको अपोजिट कर दिया, समझ में आ गया। तो अब बताओ, अब बीच वाला कार्बन कायरल कार्बन की तरह बिहेव नहीं करेगा ना, अब बीच वाला कार्बन कायरल कार्बन की तरह बिहेव नहीं करेगा ना, क्योंकि दोनों ग्रुप कैसे हो गए, एस एस वाले हो गए। क्लियर है क्या बच्चों, बोलो बच्चों, क्लियर है, ठीक है। अच्छा अब बताओ, अब मुझे बताओ क्या ये मीजो कंपाउंड है, क्या ये मीजो कंपाउंड है, बीच से काटो, मीजो है क्या, नहीं है। मीजो नहीं है तो इसका मतलब एनेंशियोमर है, इसका मतलब एनेंशियोमर है क्या, तो एनेंशियोमर की क्या बना सकते हैं, एनेंशियोमर की क्या बना सकते हैं, मिरर इमेज दैट इज डी एंड एल, ये लो बना दो बेटा, पी आर एच, पी आर एच और एच, ये हो गया, हो गया बेटा। अब मिरर इमेज अगर बनी है तो ये हो गया आर और ये हो गया आर, बोलो कुछ समझ में आया। अब देखो बेटा, थोड़ा सा आप दिमाग लगाना, देखिए इसको मैं नंबर 1 दे देता हूं, इसको नंबर 2 दे देता हूं, इसको नंबर 3 दे देता हूं और इसको नंबर 4 दे देता हूं, ठीक है बेटा। मैंने आर एस कॉन्फ़िगरेशन से समझाने की कोशिश की, कुछ समझ में आया होगा, कुछ तो समझ में आया होगा। अब देखो बेटा, टोटल हमारे अकॉर्डिंग 3 कायरल कार्बन है, 3 कायरल कार्बन है, चेक करो ऊपर दिख रहा है। अब देखो बेटा सुनो, मैंने क्या बोला कि मान लो, देखो दोनों ही कायरल कार्बन, मैं ऐसे लिख देता हूं, देखो फर्स्ट कायरल, इसको देखो, ये 3 कायरल कार्बन है ना बच्चों, इसको मैं लिख देता हूं फर्स्ट, इसको मैं लिख देता हूं सेकंड, इसको मैं कर देता हूं थर्ड। अब मैं इसको यहां लिखता हूं, देखो देखो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब सुनना, जब ये दोनों ही एस है ना, तो बीच वाले का कोई मतलब है क्या, बोलो बच्चों, जब दोनों ही एस है तो बीच वाले कोई मतलब ही नहीं माना, चेक करो, ये देखो ये पढ़ा, ये स्ट्रक्चर थर्ड को देखो बेटा, स्ट्रक्चर थर्ड मुझे यही एक्सप्लेन कर रही है, ये कर रही है क्या। अच्छा दोनों ही अगर आर हो तो भी बीच वाले का कोई सेंस नहीं है, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप, देखो दोनों ही आर है, क्या कहां दिख रहा है, ये कौन सी स्ट्रक्चर में दिख रहा है, कौन सी स्ट्रक्चर में दिख रहा है आपको, 4th नंबर स्ट्रक्चर में दिख रहा है, पक्का कंफर्म, ओके। अब देखो बेटा, अगर एक एस और एक आर हो, है बच्चों, तो बीच वाला एक बार एस बन सकता है ना, और बीच वाला आर भी बन सकता है। ये देखिए बच्चों, स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकंड यही एक्सप्लेन कर रही है, देखो किनारे वाले दोनों एक जैसे थे, एस आर, लेकिन बीच वाला एक बार एस है और दूसरी बार आर है, क्या कुछ भेजे में बैठा, बोलो बच्चों। देखो मैंने आपको एकदम अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया, तो अब समझ में आया बच्चों कि देखो बीच वाला कार्बन है ना, कभी तो कायरल बना है ना, अरे बोलो बच्चों, बीच वाला कार्बन कभी तो कायरल बना है ना, अरे बोलो यार, बोलो, अरे आज जो आंटी है कल वो दादी बनेगी कि नहीं बनेगी, बोलो, बनेगी ना दादी, बनेगी, बनेगी, ठीक है भैया, चलो। तो अब देखो बेटा, अब हमने अनसिमेट्रिकल वाली तो बात समझ ली, अनसिमेट्रिकल के मैंने एग्जांपल भी आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब बात करते हैं बच्चों सिमेट्रिकल की, है ना, सिमेट्रिकल। अच्छा एक बात हो, ये जो मैंने केस बताया ये सिमेट्रिकल है कि नहीं है, बताओ बच्चों, ये जो केस, ये जो टोटल पॉसिबल आइसोमर्स लिखा है जिसमें 3 है, सिमेट्रिकल है ना, है ना बच्चों, सिमेट्रिकल है ना।
अच्छे से दिख रहा है? ओके, चलिए अब सिमेट्रिकल केस को डिस्कस करते हैं बेटा। देखो ये कहता है कि इफ मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, ठीक है, इफ नंबर ऑफ कायरल कार्बन है ना इवन नंबर में हो, तो इवन नंबर में होंगे तो देखो ऑप्टिकली एक्टिव तो होंगे 2 की पावर n-1 और मीजो होगा 2 की पावर n/2-1, ठीक है। टोटल आइसोमर निकालने जोड़ दीजिए आप, ठीक है। अब देखिए अगर n ओड नंबर में है, इसका फॉर्मूला है 2 की पावर n-1, यहां ध्यान रखना बीच में ये माइनस है बच्चों, ठीक है ना, ये माइनस है, और फिर क्या है 2 की पावर n-1/2 और मीजो कंपाउंड है 2 की पावर n-1/2। अब ये देखो ये फॉर्मूला बेटा, देखो याद कर लो वो तो ठीक है, नहीं तो आप प्रैक्टिकली बना के देखो, ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा बेटर तो बना के देखोगे ना तो इस समझ में आएगा बेटा, ठीक है ना। तो अब देखो बेटा यहाँ आ जाओ वापिस, आप फटाफट एग्जाम्पल्स को लौटो, मुझे बताओ बच्चों ये जो 3 एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं, पहले बताओ ये सिमेट्रिकल है कि नहीं है, ये तीनों एग्जाम्पल, क्या ये तीनों एग्जाम्पल सिमेट्रिकल है? अच्छे से बच्चों देखो आप, ये सिमेट्रिकल है, कहीं कोई मना ही नहीं है इनको, है ना बच्चों। अच्छा इसमें बताओ 2 कायरल कार्बन है, एन की वैल्यू सब में 2 है बच्चों, है क्या, एन की वैल्यू 2 है बच्चों। अब याद करो मैंने आपको एक दिन बताया था बच्चों, 2 कायरल कार्बन हो और दोनों कायरल कार्बन पर ग्रुप अगर सिमिलर हो तो टोटल आइसोमर्स कितने बनते थे? 3 बनते थे। 3 में से एक मीजो बनता था और 2 ऑप्टिकली एक्टिव बनते थे, याद है क्या, एक डी और एक एल। ये लाइन मैं आपको पीछे लिखा के आ चुका हूं और इसको अपन ने क्वेश्चन में यूज भी किया था, बताऊं क्या, देखो ये पढ़ा देखो बेटा, ये आपने क्वेश्चन किए थे, ये देखो ये पढ़े आपके सामने, 3 और 4, 3 और 4, ये किए थे, है ना बच्चों, अरे किए थे। तो अब देखो, अब मुझे बताओ ये जो हमारा कंपाउंड आया हुआ है, इस कंपाउंड की बात करते हैं, तो एन की वैल्यू 2 है, तो देखो अब मुझे बताओ इनके लिए जो ए है वो तो क्या होगा 2 की पावर n-1 होगा बच्चों। तो देखो 2 2-1, तो 2 की पावर 1 यानी 2, याद करो 3 बनते थे ना, मीजो एक डी और एक एल, याद है, तो 2 तो बन गए, अरे 2 तो बन गए। अच्छा बताओ अब m बताओ, तो 2 की पावर क्या लिखा हुआ है n/2-1, तो 2 की पावर ये आ जाएगा बच्चों, तो बोलो 2 की पावर 0, किसी की पावर 0 का मतलब 1 हो गया, याद आ गया, अरे बोलो बच्चों ऐसा। देखो मैं आपको बताता हूँ ये अपन बहुत पहले पढ़ चुके हैं बेटा, देखिए हमने जब बोला था कि 2 कायरल कार्बन हो ना, देखो ये पढ़ा बच्चों, ये लाइन पढ़िए आप, इफ ए कंपाउंड कंटेन्स 2 chiral carbon and both chiral carbon have similar groups then total possible isomers are 3, दिख रहे हैं क्या, ये लाइन क्या हमने डिस्कस नहीं कर ली थी पहले, बोलो बच्चों, डिस्कस कर ली थी ना, की थी बच्चों, ये तो है वो, है बच्चों, तो बस हमने उसी को यूज किया है, अब आप फॉर्मूले की फॉर्म में यूज ले लो, आपकी इच्छा है, ठीक है ना। तो हो गया बच्चों, ये समझ में आ गया, ये आ गया समझ में। अब बच्चों ये बताओ, ये जो बना हुआ है इसका बताओ बच्चों, इसके कितने बनेंगे, कौन बताएगा, ये कंपाउंड जो दिख रहा है, पहले बताओ इसमें एन की वैल्यू बताओ, एन की वैल्यू बोलो 3 है बच्चों। अच्छा
एन की वैल्यू 3 है, ये सूडो कायरल वाला है ना, ये सूडो कायरल वाला एग्जांपल है। अब बताओ, सबसे पहले ए निकालना है, तो 2 की पावर n-1, 2 की पावर आपने क्या लिखा था, n-1/2 लिखा था क्या, ये तो है फॉर्मूला, 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n-1/2। अब देखो बेटा, यहां से देखो, इसको सोल्व करो, 3-1 ये 3-1/2, ये हो गया बच्चों इस तरह से, और वो आ गया, बोलो बच्चों ये 2 आ गए कि नहीं आ गए, आ गए। अच्छा अब बताओ, नंबर ऑफ मीजो कंपाउंड्स, मीजो के लिए हमने क्या लिखा था, 2 की पावर, ये देखो ये पड़ा n-1/2, ये तो हमने सोल्व कर ही रखा है ऑलरेडी। टोटल कितने हो गए बच्चों, टोटल 4 हो गए क्या, हो गए। क्या ये एग्जाम्पल मैं आपको ऊपर समझा के आया हूं क्या, क्या ये एग्जाम्पल मैं आपको ऊपर समझा के आया हूं, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने इसी पे तो माथाकुटी की थी। देखो ये क्या किया, ये तो वो एग्जाम्पल है, ये चेक करो, ये देखो, क्या ये वो एग्जाम्पल नहीं है, क्या ये एग्जाम्पल वो ही नहीं है क्या, एग्जैक्टली बच्चों। अब देखो बेटा, इसमें सुनो, अब मैं ऐसा कह सकता हूं कि बच्चों फर्स्ट एंड सेकंड दोनों मीजो हैं बच्चों, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों मीजो हैं, एंड थर्ड एंड फोर्थ ये एनेंशियोमर ठीक है बच्चों, क्या ये बात सबको समझ में आ गई, है ना। तो देखो आपके कितने कितने आए, यही आए ना, ये आए बच्चों, क्लियर है। अब बेटा इसका बताओ कैसे करोगे, कि जो पड़ोस में जो लिखा हुआ है कंपाउंड, कि जो पड़ोस में जो कंपाउंड लिखा हुआ है, ये बताइए, देखो बेटा 1 2 3 एंड 4 है बच्चों, n की वैल्यू 4 है कि नहीं है बच्चों, n की वैल्यू 4। अच्छे से अब बताओ, ये ओड है या इवन है, इवन है ना, तो देखो बेटा फॉर्मूला ये लगेगा, है ना, 2 की पावर n-1 और 2 की पावर n/2-1। तो देखो बेटा पहले तो a निकालो, तो देखो ये 4-1, तो ये तो हो गया बच्चों आपका 2 की पावर 3, तो ये तो आ जाएगा 8 आ गया। और बताओ मीजो कंपाउंड का देखो फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n/2, है ना बच्चों, n/2-1, तो n/2 4/2-1 हो गया बच्चों। तो अब बताओ 2-1 तो 1 आया, यानी ओवरऑल 2 आया। तो बोलो बच्चों टोटल आइसोमर्स 10 बन गए बच्चों, आगे। तो अब देखो बेटा ये बनते कैसे हैं, वो मैंने आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन भी किया था, एग्जांपल से कि कैसे डी एल, है ना, कैसे आर एस, ये देखो ये मैंने एग्जांपल से आपको समझाए थे, ये इस तरह से बनेंगे बच्चों, बनेंगे ना, ठीक है। चलिए अब आओ बच्चों, देखो सुनो, अब एक छोटा सा टॉपिक है कि नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स में किस किस को कंसीडर करेंगे बच्चों, स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल दोनों आएंगे, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल दोनों आएंगे बच्चों, ठीक है। तो अब देखिए ये कहता है कि नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फॉर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, आपके किसके लिए, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स के लिए, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए 2 की पावर n,
अब यहां पर n क्या है, देखो बच्चों, n है नंबर ऑफ कायरल कार्बन प्लस नंबर ऑफ जीआई जनरेटिंग डबल बॉन्ड्स। ठीक है, अब इसको समझते हैं बच्चों, ये जो है ना, इसको समझाता हूं। नीचे एक एग्जांपल दिया बेटा, दिख रहा है आपको? अब देखो बेटा सुनो, यहां पर इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में तो सिस ट्रांस होगी, यानी जीआई होगी, होगी बच्चों, और इसके रिस्पेक्ट में क्या होगी, ओआई होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी क्या? एक के रिस्पेक्ट में जीआई, एक के रिस्पेक्ट में ओआई। इज इट क्लियर? अब देखो बेटा सुनो, जैसे मैं कहता हूं कि मान लो ये सिस है ना, और ये आर है, ये ट्रांस है, तो भी ये आर है। फिर अब देखो, या ऐसे करो, देखो एक मिनट, ऐसे ले लो, ये सिस और सिस में एस हो गया। फिर देखो ट्रांस है, ट्रांस में आर और ट्रांस में एस, टोटल कितने बन गए बच्चों बताओ? 1 2 3 और 4। अब देखो बेटा, इसमें कितनी साइट्स है जहां पर जीआई और ओआई जनरेट हो सकती है बच्चों? 2 साइट है ना, 2 साइट है बच्चों। तो देखो आप मुझे बताओ कि n की वैल्यू 2 आ गई, तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए बच्चों बताओ? 2 की पावर 2, ये 4 बन गए, बन गए बच्चों। अब बच्चों अगला एग्जांपल लेते हैं, देखो क्या कह रहा है कि when GI and OI are represented by same center, then number of stereoisomers 2 की पावर n माइनस 1। बेटा इस एग्जांपल को थोड़ा सा ध्यान से देखा, इसमें देखो क्या चीजें पॉसिबल है, एक तो ये पॉसिबल है बच्चों, देखो बेटा ये तो सिस है ना, बोलो बच्चों। अब मुझे बताओ सिस में क्या आ गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, तो सिस का मतलब मीजो भी है ना ये, अरे सिस में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, मीजो भी है ये। अच्छा अब बताओ, अगर मैं इसका ट्रांस बना दूं, देखो बेटा ये ट्रांस बना देता हूं मैं, इसको बना दूं, इसकी मिरर इमेज बन जाएगी इस तरफ, है ना? अगर ये डी होगा तो इधर एल होगा। टोटल कितने बने, टोटल कितने बने बच्चों? टोटल कितना आइसोमर बने, टोटल आइसोमर बताओ। ये देखो ये ट्रांस है वैसे, तो ट्रांस के डी और एल बने तो टोटल 3 बने ना, अरे टोटल 3 बने बच्चों, ये वही कंसेप्ट है, याद करो। 2 कायरल कार्बन और अगर उसमें सिमेट्री हो तो 3 बनेंगे आइसोमर, याद आया क्या? अरे ये वही तो लॉजिक है बच्चों, बार बार भूल क्यों रहे हो आप? ये लॉजिक वही है बच्चों, अलग नहीं बताया मैंने, है ना? अरे समझ में आई क्या? अब देखो, आप वैसे अगर इसको इस फॉर्मूले से निकाल लो तो देखो ये क्या हो जाएगा, देखो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, तो 2 की पावर 2 माइनस 1, ये 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे 3 आ गया, आ गया बच्चों। अरे समझ में आया क्या नवाबों? चलिए अगला क्वेश्चन बताओ बच्चों, ये वाला क्वेश्चन बताओ, इसमें कितने नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स बन सकते हैं? ये जो कंपाउंड दिख रहा है आपको, इस कंपाउंड में कितने स्टीरियो आइसोमर्स दिख रहे हैं आपको? देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, चेक कर लो, नहीं है बच्चों, ध्यान देना, क्योंकि इधर Cl है और इधर F है, ठीक है ना? तो कैसे बनाओगे, कितने बनाओगे? इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, अनसिमेट्रिकल है ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, सिंपल, इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा? 2 की पावर n, 2 की पावर n लगेगा।
देखो बच्चों सुनो, एक ये साइड होगी, एक ये साइड हो गई, 2, एक ये साइड हो गई, 3, 4, 5 और 6। टोटल कितनी साइड हुई बोलो बच्चों? अरे टोटल कितनी साइड्स हुई जहां पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म पॉसिबल है? 6 हो गई क्या? अरे टोटल साइड्स जहां पर, तो देखो बेटा 2 की पावर 6, बस हो गया, 2 की पावर 6 हो गया। चलो अब देखो बेटा सुनो क्या कहता है कि when molecule is symmetrical and total number of GI and OI representing centers in odd number है ना, then total number of stereoisomers को निकालने का फॉर्मूला है 2 की पावर n-1। अब देखो बेटा सुनो, इस फॉर्मूले को समझने के लिए नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको एक्सप्लेन करते हैं बच्चों। आप ही बताओ बच्चों, एक ये दिख रहा है आपको, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, मान लो ये सिस और ये भी सिस, तो बीच वाले पे तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो कुछ नहीं होगा ना। फिर देखो ये ट्रांस, ये भी ट्रांस, बीच वाले पे कोई मतलब नहीं है। लेकिन देखो ये सिस और ये ट्रांस है, तो ये आर भी बन सकता है और ये एस भी बन सकता है। टोटल कितने बने बच्चों? टोटल कितने बने? ये 4 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है बच्चों। अरे अगर आर बना तो उसका मिरर इमेज एस तो बनेगी ना। कितनी कंडीशन बनी? कितनी कंडीशन बनी? 4 बनी है ना, ये 4 कंडीशन बनी है। देखो बच्चों अब मुझे बताओ बच्चों, अब मुझे बताओ ये जो ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखा, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताओ इसमें एन की वैल्यू बोलो, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एन की वैल्यू बोलो कितनी है? कितनी साइड्स हैं? 3 है ना बच्चों? तो देखो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स क्या हो जाएगा? ये देखो बेटा, तो ये हो गया 4, आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? आ गया है क्या? अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन आईआईटी जेईई में आया हुआ है, ये क्वेश्चन आईआईटी जेईई में आया है और ये नीट में आ सकता है। सिंपल है, फॉर्मूले से ज्यादा अगर आप खुद बनाने की कोशिश करोगे ना, बन रहे ना, देखो आप। अरे समझ में आया क्या? चलो ये बताओ बच्चों, इस कंपाउंड में कितने आइसोमर बनेंगे? कौन बताएगा? ये कौन बताएगा? पहले तो आप मुझे नंबर ऑफ साइट्स बता दो जहां पर आपकी जीआई एंड ओआई पॉसिबल है, जहां पर जीआई एंड ओआई पॉसिबल है। वेरी गुड रीमा मेहडू, वेल डन, 5, बहुत बढ़िया। देखो देखो बच्चों, सबसे पहले इस कार्बन को देखो, अलग है, पैरेलल कार्बन है। इस डबल बॉन्ड को देखो, है ना। अच्छा यहाँ कुछ दिख रहा है क्या? ये क्या है बच्चों, दिख रहा है? ये देखो बेटा, इवन नंबर में कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड है, तो इसके रिस्पेक्ट में ऑप्टिकल पॉसिबल है ना, इसके रिस्पेक्ट में ऑप्टिकल पॉसिबल है ना, बोलो बच्चों। अच्छा अब देखो, ये पता है क्या, ये आपका क्या है, ये कार्बन है। इस कार्बन पे देखो ये OH ग्रुप अलग, ये CH3 अलग, और ये जो इधर जो ग्रुप जुड़ा हुआ वो अलग है कि नहीं है बच्चों? अरे है ना। और जो पीछे कार्बन होता है अपना आप अलग हो ही गया। तो ये कार्बन और इसके लगता है ये कार्बन, ये दोनों कायरल है कि नहीं है? अरे बच्चों ये दोनों कार्बन कायरल है कि नहीं है? क्या समझ में आई बात या नहीं आई? देखो नहीं आई ना, तो मैं इसको स्ट्रक्चर को बना देता हूँ वापस। देखो कैसे, CH3 ये बनाया मैंने, ये देखो मैंने कार्बन लगाया, ठीक है। अब पीछे वाली कार्बन से देखो क्या क्या जुड़ा हुआ है ना, वो जोड़ देते हैं। पीछे वाली कार्बन से एक तो ये CH जुड़ा हुआ ही था, ठीक है। फिर CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है।
और एक ये जुड़ा हुआ था। फिर आगे वाली कार्बन पर आओ, ये हो गया। ठीक है, आगे बात समझ में आई? बोलो। अब चेक कर लो बेटा, देखो ये पड़ा, ठीक है, ये और ये हो गया बच्चों। अब तो क्लियर है। तो n की वैल्यू आ गई 5। तो बताओ नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स 2 की पावर 5 आ गया बच्चों। बोलो। अरे बच्चों समझ में आया क्या? ठीक है भैया। अब देखो बेटा सुनो, एक एक छोटा सा टॉपिक है, स्टीरियोजेनिक सेंटर और स्टीरियो सेंटर, ये क्या है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है स्टीरियोजेनिक सेंटर। मुझे याद हो बच्चों, आपने कौन कौन सी स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ी? आपने कौन कौन सी स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ी? दो है ना बच्चों, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, है बच्चों, है ओ आई एंड जी आई। अब देखिए, अगर आप ध्यान दो ना कि ऐसा कार्बन जिस पर किसी भी दो ग्रुप को अगर आप पोजीशन चेंज कर दो, ध्यान देना बेटा, देखो सुनो, जैसे अगर मैं इस कार्बन के अलोंग, इस कार्बन पे ये जो दोनों ग्रुप है, अगर मैंने इनकी पोजीशन चेंज कर दी, तो देखो बेटा, क्या एक नया स्टीरियो आइसोमर बना कि नहीं बना? बोलो बच्चों, एक नया स्टीरियो आइसोमर बन गया ना? अरे बन गया ना। देखो पहले वो सिस था, अब ये ट्रांस हो गया कि नहीं हो गया? अरे बच्चों समझ में आ रहा है? कोई भी ऐसा कार्बन, अगर उस कार्बन पर जो दो ग्रुप प्रेजेंट है, उन दोनों ग्रुप, कोई भी दो ग्रुप की पोजीशन को अगर आप इंटरचेंज कर देते हो, तो अगर एक नया स्टीरियो आइसोमर बन जाता है तो वो कार्बन स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा। ये बात समझ में आई? आप इसको चेंज कर दो, इसके दोनों ग्रुप को चेंज कर दो, तो भी ट्रांस बन जाएगा ना? अरे बच्चों समझ में आई क्या बात? बोलो, ये बात समझ में आई? तो देखो बेटा, ये दोनों के दोनों क्या है? ये दोनों के दोनों स्टीरियोजेनिक सेंटर है ये, ठीक है ना? ये दोनों के दोनों स्टीरियोजेनिक सेंटर है। अब देखो बेटा, जैसे मेरे पास ये जो कंपाउंड दे रखा है, ठीक है, इसका अभी कॉन्फ़िगरेशन चेक करो, देखो 1 2 3 4। देखो बेटा, ये क्या बना रहा है? ये आर बना रहा है ना? ये आर बना रहा है। अब देखो, मैं किन्हीं भी दो ग्रुप की पोजीशन चेंज कर देता हूं। सपोज देखो, मैं बी आर इधर ले गया और सी एल इधर ले आया। अब देखो बेटा सुनो, 1 2 3 एंड 4। बताओ बच्चों क्या हो गया? ऐसा हो गया कि नहीं हो गया? हो गया बच्चों? अरे डेफिनेशन समझ में आई? कोई भी ऐसा कार्बन जिस पर किन्हीं भी दो ग्रुप की पोजीशन को अगर आप इंटरचेंज कर देते हो और अगर एक नया स्टीरियो आइसोमर बन जाए, तो आप उस कार्बन को स्टीरियोजेनिक सेंटर बोल सकते हो। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि बताओ इस कंपाउंड में कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर है? इस कंपाउंड में कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर है? अरे है क्या कोई स्टीरियोजेनिक सेंटर? सो गए क्या सारे ही? स्टीरियोजेनिक सेंटर है नहीं बच्चों। आप अगर पोजीशन चेंज भी कर दोगे तो कोई नया आइसोमर बनेगा क्या? कोई नया आइसोमर बनेगा बच्चों? नहीं बनेगा ना? तो देखो बेटा, इसमें क्या है, इसमें नो स्टीरियोजेनिक सेंटर है बच्चों। आगे बात समझ में? ठीक है ना? चलिए, अब एक बात बताओ बच्चों, मैं कह सकता हूं कि हर कायरल कार्बन जो है वो एक स्टीरियो सेंटर तो होगा ही होगा, होगा ना बच्चों? हर कायरल कार्बन एक स्टीरियो सेंटर होगा, लेकिन जितने भी स्टीरियो सेंटर है
वो सारे कायरल कार्बन नहीं होंगे। ऐसा क्यों बोला? देखो बच्चों, एक बात हो बच्चों, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में भी तो आपकी जीआई होती है। तो डबल बॉन्ड वाला कार्बन क्या कायरल कार्बन है क्या? अरे डबल बॉन्ड वाला कार्बन कायरल कार्बन है क्या? नहीं है ना? तो क्या ये पॉइंट समझ में आया कि all chiral centers are stereo center but all stereo center are not chiral center। क्या ये बात आपके भेजे में बैठी? क्या ये बात भेजे में बैठी? देखो डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन है उनको अपन कायरल कार्बन नहीं बोल सकते। क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलो बच्चों अब ये क्वेश्चन बताओ आप। C5H10 टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, फटाफट कैलकुलेट करके बताओ। बताओ बच्चों कितने बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। करो भैया, निकालो फटाफट। कुल की 10 जगह आए 5। स्टीरियो आइसोमर्स को इंक्लूड करना है बच्चों, ये ध्यान रख लेना, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। देखो बच्चों सुनो कैसे। सबसे पहले 5 मेंबर की रिंग बन गई, फिर हमने 4 मेंबर की रिंग बनाई, ठीक है, फिर हमने 3 मेंबर की रिंग बनाई और 3 मेंबर की रिंग में ये 2 कार्बन जोड़ दी। फिर 3 मेंबर की रिंग में मैंने इस तरह से ये ऐसे जोड़ दिया बच्चों। फिर क्या किया मैंने, एक ये किया। ये क्या है बच्चों? ये सिस है या ट्रांस है? बोलो बच्चों, सिस है या ट्रांस है? सिस है। अच्छा ये मीजो है क्या? अरे ये मीजो है क्या? मीजो है, ओके। अच्छा अब बताओ बच्चों, ये लिया मैंने HCH3 और ये लिया मैंने है। अब बताओ ये क्या है? ये ट्रांस है बच्चों, है बच्चों ट्रांस। अब मुझे बताओ इस ट्रांस में प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? इस ट्रांस में प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? नहीं है ना? अरे नहीं है। और ओड कार्बन की रिंग में सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करना बेवकूफी है। ओड कार्बन की रिंग में सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करना बेवकूफी है ना? तो अब देखो ये इसकी मिरर इमेज बन गई, बन गई? बोलो बच्चों बन गई ना? तो इसमें से एक डी है और एक एल है कि नहीं है? तो अब बताओ टोटल आइसोमर्स कितने बने? टोटल आइसोमर्स बता दो भाई कितने बने? 7 बने क्या? ये बच्चों ये क्वेश्चन आया हुआ है। टोटल आइसोमर्स 7 बन गए बच्चों। चलिए ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, बताओ बच्चों। 4 ग्राम डी प्लस लैक्टिक एसिड एंड 6 ग्राम एल माइनस लैक्टिक एसिड, कैलकुलेट एनेंशियोमेरिक एक्सिस। देखो ये बड़ा सिंपल सा लॉजिक, कुछ भी नहीं है। जैसे मान लो एक क्लास में अपन क्या बोलेंगे कि मान लीजिए अपन ऐसा बोल सकते हैं बच्चों कि मान लो 10 गर्ल्स हैं और 20 बॉयज है, तो एक्सेस ऑफ बॉयज आपको निकालना है, तो डिफरेंस लेके डिवाइड बाय टोटल कर देंगे। बेटा एक 4 ग्राम एक 6 ग्राम है, तो डिफरेंस कितने का आया? बोलो बच्चों 6 माइनस 4, और टोटल कितना हो गया 10 इंटू 100, कह सकते हैं बच्चों। तो कितना हो गया 20% एक्सेस हो गया ना? और वो कौन एक्सेस में? एल वाला 20% एक्सेस में। आसान सी बात है मेरे हिसाब से, बहुत ही लल्लू सा क्वेश्चन था।
अरे ऐसे निकालोगे ना, बोलो बच्चों। अब बताओ, अगला क्वेश्चन बताओ। डी लैक्टिक एसिड के लिए इन्होंने थीटा दे रखा है 80 डिग्री। डी लैक्टिक एसिड के लिए इन्होंने थीटा दे रखा है 80 डिग्री। तो कैलकुलेट एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ ए मिक्सचर हैविंग 80% डी लैक्टिक एसिड एंड 20% एल लैक्टिक एसिड। बताइए बच्चों। अरे बेटा देखो, अगर D का 80 डिग्री है तो L का क्या होगा, बताओ बच्चों। D का अगर 80 डिग्री है तो L का क्या होगा, माइनस में हो जाएगा ना। अरे माइनस में हो जाएगा बच्चों। तो देखो, D आपका है 80%, L आपका 20%। तो देखो बच्चों, नेट रोटेशन क्या आएगा, 80 इंटू 80 डिग्री माइनस 80 इंटू 20 डिग्री डिवाइडेड बाई 100 कर दूंगा क्या, 100 कर दूंगा बच्चों। हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। चलो अब देखो बेटा सुनो, एक होता है, एक वर्ड आता है रिजोल्वेबल। रिजोल्वेबल का मतलब है कि ऐसे आइसोमर्स जिनको आप एक दूसरे से सेपरेट कर सको उनको बोलते हैं रिजोल्वेबल, है ना। ऐसे आइसोमर्स जिनको आप एक दूसरे से सेपरेट कर सको। तो मुझे बताओ बच्चों, क्या सिस ट्रांस आइसोमर रूम टेम्परेचर पर एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं क्या? क्या सिस ट्रांस आइसोमर्स रूम टेम्परेचर पर एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं क्या बच्चों? नहीं होते ना, नहीं होते। तो बोलो वो रिजोल्वेबल है या नॉन रिजोल्वेबल है? वो रिजोल्वेबल है या नॉन रिजोल्वेबल है? सेपरेट कर सकते हैं ना, एक दूसरे में कन्वर्ट हो नहीं रहे, तो रिजोल्वेबल है। अच्छा, नॉन रिजोल्वेबल किनको बोलते हैं, जिनको आप सेपरेट कर ही नहीं सको एक दूसरे से? तो याद है क्या, एक्लिप्स और स्टेगर्ड रैपिडली एक दूसरे में कन्वर्ट होते थे, है ना। आपके जो अपन क्या कह रहे हैं कि एक्लिप्स और स्टेगर्ड रैपिडली एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल हो रहे थे, तो उनको अपन एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते। तो वो नॉन रिजोल्वेबल वे या रिजोल्वेबल वे, बताओ बच्चों। अरे समझ में आया, रिजोल्वेबल किनको बोल रहे हैं, नॉन रिजोल्वेबल ऐसे दो आइसोमर जिनको एक दूसरे से सेपरेट कर सको। तो सिस और ट्रांस है जो रिजोल्वेबल है, ठीक है ना बच्चों। ये रिजोल्वेबल है और ये नॉन रिजोल्वेबल है, ठीक है ना। जो सेपरेट किए जा सके रिजोल्वेबल, जो नहीं किए जा सके नॉन रिजोल्वेबल। अच्छा, ये रिजोल्यूशन मैंने सिखाया था क्या? रिजोल्यूशन का मीनिंग सिखाया था आप लोगों को, बोलो बच्चों। रिजोल्यूशन किसको बोलते हैं पता है क्या? अरे एक रेसिमी मिक्सचर में दो कंपोनेंट होते हैं बच्चों, डी एंड एल आइसोमर होते हैं बच्चों। एक रेसिमी मिक्सचर में दो कंपोनेंट होते हैं, डी और एल आइसोमर, उनको सेपरेट करना है। तो इनको सेपरेट करने के सिर्फ मेथड के नाम ध्यान रख लीजिए, बाकी डिटेल में हमें जाना नहीं है, क्योंकि आपके 12th के सिलेबस में है नहीं, कंपटीशन में पूछ सकता है कि देखो फिजिकल मेथड या मैकेनिकल मेथड, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, जो डी और एल आइसोमर होते हैं ना, तो एक कंपाउंड के डी और एल आइसोमर्स की जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगी ना, वो अलग अलग होगी। जैसे मान लो डी है वो ट्राइंगल की फॉर्म है, और एल है हो सकता है वो इस तरह की फॉर्म में होगी, अलग अलग। एक जस्ट मैंने एग्जांपल की तरह बोला आपको। फिर बायोकेमिकल मेथड विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी एंड बाय कन्वर्टिंग रेसिमिक मिक्सचर इनटू डाइस्टीरियोमर्स, ये लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है बच्चों। अच्छा, डाइस्टीरियोमर्स को सेपरेट कर सकते हैं क्या अपन? अरे डाइस्टीरियोमर्स को सेपरेट कर सकते हैं क्या, बोलो बच्चों। डाइस्टीरियोमर्स को एक दूसरे से सेपरेट किया जा सकता है क्या? क्यों किया जा सकता है बच्चों बताओ। डाइस्टीरियोमर्स को एक दूसरे से सेपरेट क्यों किया जा सकता है? डाइस्टीरियोमर्स को क्योंकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है ना बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, क्या करेंगे, मान लीजिए जैसे मेरे पास, देखो बेटा सुनो, एक कंपाउंड समझो आप। सपोज मेरे पास, जैसे मैंने ये लिया, ठीक है।
ये कोई कंपाउंड है बच्चों, ठीक है। अब अगर आप इस कंपाउंड में देखो, जैसे देखो अगर मैं बोलूं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये ऐसे चल रहा है बच्चों। तो इसको आना क्या चाहिए था, 1 2 3 4 आना चाहिए था R, लेकिन ये आएगा S आएगा ना बच्चों, और ये क्या आएगा, ये R आएगा। आएगा बच्चों, आएगा क्या, आएगा। अब बताओ, ये दोनों साथ साथ में बच्चों, मान लीजिए ये दोनों साथ साथ में है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों कंपाउंड को किसी ऐसे कंपाउंड से रिएक्ट करवा रहा हूं। देखो सपोज मैंने जैसे ये ले लिया, ठीक है। ये बच्चों, ये मेरे पास है लैक्टिक एसिड, ठीक है। ये क्या है, लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड का कॉन्फ़िगरेशन देखो, 1 2 आपका ये 3 और ये 4, ये ऐसे जा रहा है बच्चों। आना क्या चाहिए था, इसका आना चाहिए था R, लेकिन आएगा S। आएगा बच्चों, अरे आएगा क्या, बात समझ में आई, अरे कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया। अब देखो बेटा, अब लैक्टिक एसिड इससे रिएक्ट कर रहा है और इससे रिएक्ट कर रहा है बच्चों। तो लैक्टिक एसिड जब उसने S वाले से रिएक्ट किया, उस कंपाउंड में कॉन्फ़िगरेशन क्या आया बच्चों, SS आया। और जब उसने R वाले से किया, SR आया ना। अरे बच्चों समझ में आया, देखो ये S है, ये S है, ये R है और ये S है। क्या समझ में आया क्या, इसके 2 मोल ले लीजिए आप, तो 1 मोल S वाले से रिएक्ट करेगा, एक वाला। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर आप ध्यान दो तो क्या ये एनिंशियोमर हो सकते हैं, क्या ये दोनों कंपाउंड आपस में एनिंशियोमर हो सकते हैं क्या, क्या ये दोनों कंपाउंड आपस में एनिंशियोमर हो सकते हैं, एनिंशियोमर है क्या ये, एनिंशियोमर में तो क्या होता है, जस्ट अपोजिट। अब मुझे बताओ क्या ये डाइस्टीरियोमर है, क्या ये डाइस्टीरियोमर है, देखो एक का कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है और एक का अपोजिट है। तो ये दोनों बच्चों क्या है, ये दोनों क्या है, ये डाइस्टीरियोमर्स है। डाइस्टीरियोमर्स होगा ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा ना, चेक करो। अरे दोनों डाइस्टीरियोमर्स है कि नहीं है, तो बताओ। अगर वो डाइस्टीरियोमर्स हैं तो कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। बोलो बच्चों, क्या ये बात सही है, कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। अरे समझ में आया बच्चों, ठीक है ना। अब देखो बेटा सुनो, एक छोटी सी चीज मैं आपको बता रहा हूं, देखिए। एक बच्चों देखो क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है पर्सपेक्टिव फॉर्मूला। वो क्या होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए आप। देखो पर्सपेक्टिव फॉर्मूला है ना, अपन एक काम करते हैं, देखो बेटा मैं हेडिंग ऐसे डाल देता हूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कायरल कार्बन। ठीक है बच्चों, इसमें सबसे पहला है पर्सपेक्टिव फॉर्मूला, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव फॉर्मूला देखो क्या करते हैं बच्चों, सुनो। सपोज जैसे मेरे पास ये है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम देखो बेटा जो कायरल कार्बन है ना, उसको तो पेपर की प्लेन में मेंटेन करते हैं, 2 ग्रुप अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर और 2 ग्रुप टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ऐसे सेट करेंगे। देखो ये क्या है, इसमें जो कायरल कार्बन है, ठीक है बच्चों, कायरल कार्बन इसको तो करेंगे इन द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। और 2 ग्रुप्स अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर एंड 2 ग्रुप्स, है ना, टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। ये तो याद होगा बच्चों, ये देखो
है ना, ये वही है। देखिए ये आपने जब इसको ऐसा कन्वर्ट किया था तो ये तो दूर जा रहा है, ये दूर जा रहा है, और ये निकल के बाहर आ रहे थे, याद कीजिए, ये निकल के बाहर आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे? अरे आएंगे ना ऐसे निकल के बाद, ये तो जाएगा पीछे, ये याद आ गया। तो देखो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो तो मैंने वेज वाली दिखाई है, आ गया क्या समझ में? अरे हॉरिजॉन्टल लाइन तो देखो बेटा यहाँ हो जाएगा, ये COOH, ये CH3, ये H, ये OH, हो गया बच्चों? पर्सपेक्टिव फॉर्मूला समझ में आ गया? अच्छा, वेज डेज फॉर्मूला पढ़ चुके हो बच्चों? वेज डेज तो पढ़ा दिया ना अपन ने, काफी यूज ले लिया, वेज डेज पढ़ा चुका हूं मैं। फिर देखो बच्चों, तो हॉर्स फॉर्मूला ये भी मैं पढ़ा चुका हूं, बोलो बच्चों। तो हॉर्स प्रोजेक्शन पढ़ाया हुआ है ना, वाई वाला, अरे वाई वाला पढ़ाया मैं। फिर देखिए फिर आपका एक था फिशर्स फॉर्मूला, ये भी पढ़ाया हुआ है। अच्छा, फिर एक न्यूमांस फॉर्मूला, ये भी पढ़ाया हुआ है, ये भी पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? ये सारे फॉर्मूले पढ़ाए हो बच्चों, किस तरह से बनाते हैं, याद है क्या? सारे फॉर्मूले पढ़ाए हुए आप लोगों को। अब मुझे एक बात बताओ, देखिए बेटा, एक है ना, ये मैं चीज थोड़ा सा समझा देता हूँ, कन्वर्जन ऑफ वेज डेज इनटू फिशर्स प्रोजेक्शन। देखो वेज डेज को है ना बच्चों फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे वो समझाता हूं मैं। देखिए एक बहुत ही सिंपल सी लाइन है, अगर उस लाइन को आप पकड़ के चलोगे ना तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आप मेरी लाइन को ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले बताओ बच्चों, ये जो कंपाउंड दे रखा है इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ, इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या आ रहा है, जल्दी से बताओ, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है बच्चों? डी आ रहा है या एल आ रहा है? आर आ रहा है बच्चों, आर आ रहा है क्या? आर आ रहा है, चलो आर आ रहा है, क्लियर है ना? देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इसका कॉन्फ़िगरेशन आर आ रहा है। अब देखो आप एक लाइन ऐसे बना लीजिए, क्या करना है, जो ग्रुप आपके प्लेन में कौन कौन से ग्रुप दिख रहे हैं बताओ? प्लेन में कौन कौन दिख रहा है? देखो प्लेन में एक तो दिख रहा है आपको CH3 दिख रहा है बच्चों, और एक दिख रहा है ये, इनको इस तरह से दिखा दो, आ गया बच्चों? अब देखो बेटा सुनो क्या करना है, जो आपका ना जो बॉन्ड वेज बॉन्ड पर है, जो वेज बॉन्ड है उसको पकड़ के ना अपोजिट साइड ले जाओ बस, और डैश बॉन्ड को छेड़ना नहीं है। किसको डिस्टर्ब नहीं करना है? डैश बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करना है, और वेज बॉन्ड को पकड़ के अपोजिट तरफ ले जाओ। तो मैं इस वेज बॉन्ड को इधर ले आया और डैश बॉन्ड ये इधर पड़ा है, आगे बात सुने। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन दो बच्चों, क्या आ रहा है बताओ? इसका कॉन्फ़िगरेशन दो, देखो बेटा 1 2 3 4, आना क्या चाहिए था बच्चों? इसका आना क्या चाहिए था? एस, लेकिन आएगा क्या? आर आएगा ना? देखो बेटा कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं हुआ ना, अरे कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं हुआ ना, आई बात समझ में? बोलो। ठीक है, चलो बच्चों मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको, देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ बच्चों, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है? आर ही आ रहा है, आर ही तो आ रहा है बच्चों, आर आ रहा है क्या? आ रहा है बच्चों, है ना? अब देखिए वापस वही फंडा लगाएंगे, ये CH3, ये COH, है ना? अब देखो बेटा ये इस साइड है ना, इसको पकड़ के क्या करेंगे, अपन इस साइड पटक देंगे, और ये बन गया। अब इसका दे लो वापिस, इसका आर ही आ रहा है बच्चों, चेक कर लो,
समझ में आया क्या? अब देखिए बेटा क्या करना है, सपोज मैं ये लेता हूं, इसका बताओ बच्चों, ये एच, इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ बच्चों, पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ। ऐसा आ रहा है क्या? देखो बेटा 1 2 3 4 का ऐसा आ रहा है, आ रहा है बच्चों। अब देखो आपको ये ऐसा करना है, देखिए ये CH3 COOH, ठीक है। अब देखो ये H तो इसी साइड है, इसको इधर ही पड़ा रहने दो, और इस OH आपको जिस साइड दिख रहा है ना उसके अपोजिट ले जाके पटको। समझ में आया? अरे वेज बॉन्ड आपको OH इधर दिख रहा था, आप इसको इधर लाके पटक दो। अरे समझ में आया क्या? बोलो बच्चों। अब कॉन्फ़िगरेशन देके देखो इसका, क्या हमने सही किया है क्या? 1 2 3 4, तो ये देखो बेटा इस तरह से आना चाहिए था आर, लेकिन आएगा ऐसे। क्या समझ में आया? अरे कुछ समझ में आया क्या? क्या करना है बोलो बच्चों? किस बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करना? किस बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करेंगे? डैश बॉन्ड को डोंट डिस्टर्ब। किसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे? डैश बॉन्ड को। और वेज बॉन्ड पकड़ के उल्टी साइड ले जाएंगे, अपोजिट साइड ले जाएंगे, बस। अब मैं इसको अगर ज्यादा उल्टा सीधा बताऊंगा ना फिर आप घूम जाओगे ना, तो ये एक लाइन याद है जाएगा बच्चों, है ना? डोंट डिस्टर्ब डैश बॉन्ड एंड वेज बॉन्ड को उल्टा कर दो, बस, है ना? ये लाइन पकड़ लो बेटा, ठीक है। अब देखो अगर मेरे पास फिशर्स प्रोजेक्शन है ना बच्चों, तो फिशर प्रोजेक्शन को न्यूमान्स प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है। तो बोलो बच्चों फिशर प्रोजेक्शन बाय डिफॉल्ट क्या होता है? ये तो लाइन रट गई होगी बच्चों। फिशर प्रोजेक्शन बाय डिफॉल्ट एक्लिप्स होता है ना, होता है बच्चों। चलो देखो कैसे, आप एक काम करो, मैंने ये कंपाउंड लिया, देखो COH, ये ले लिया। अब है ना एक काम करता हूँ, देखो मैं आपको एक थोड़ा सा इमेजिन करवाता हूँ, एक चीज सुनना। देखो बेटा ये इस तरह से, ये बच्चों को समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? ये कॉपी के बीच में, अब मुझे बताओ जब आप कॉपी को बंद करोगे तो क्या सिमिलर ग्रुप एक दूसरे के ऊपर आएंगे कि नहीं आएंगे? इस कॉपी को ऐसे बंद करो, अरे ऐसे बंद करोगे आएगी नहीं आएंगे? आएंगे ना बच्चों। COH के ऊपर COH, H के ऊपर H और OH के ऊपर OH आएगा। आप देख लीजिए एकदम अच्छे से, आ रहा है ना? अरे आ रहा है क्या नवाबों? आ रहा है बच्चों? अब देखो आपको इसका बनाना है, एक्लिप्स फॉर्म में बनेगा ये तो देखो एक्लिप्स फॉर्म में आपको पता है कि दो वाई बनाने हैं, और दोनों वाई एक ही साइड वाले वाई बनने चाहिए, है ना? या तो दोनों ऊपर बनाओ या दोनों नीचे बनाओ, है ना? या तो दोनों ऊपर बनाओ या दोनों नीचे बनाओ। तो देखो ये COH, ये H, ये OH, ये COH, ये H, ये OH। देखो बेटा H की साइड ही H है, तो देखो H की साइड ही H है, OH की साइड ही OH है, OH की साइड ही OH है। और जब आपने कॉपी को बंद किया तो COH COH एक ही साइड हो गए ना बच्चों? अरे एक ही साइड हो गए बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, मैंने लिया सोहार्स प्रोजेक्शन टू फिशर्स प्रोजेक्शन, ठीक है। सबसे पहले ये बताओ बच्चों, ये मेरे पास ये है बच्चों
सबसे पहले बताओ कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, कौन बताएगा आप में से? ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है? इनएक्टिव है ना? इनएक्टिव है बच्चों। क्या दिख रहा है इसमें आपको? क्या दिख रहा है इसमें? प्लेन ऑफ सिमेट्री। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। छा गई। ऑप्टिकली इनएक्टिव है बच्चों, है ना? क्यों? क्योंकि इसमें पीएस प्रेजेंट है। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं इसको इस तरह से दिखाऊं, देखो ये इस तरह की पिक्चर है ना, ऐसा वाई जिसमें CH3Cl H और CH3Cl और H, और अब मैं इसको अगर मान लो इस तरह से दिखा दूं, ये ऐसे दिखा सकता हूं क्या? देखो ये CH3 यहाँ आ गया, ये Cl, ये Cl, ये H और H। बोलो बच्चों इसमें क्या आ गई? प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई क्या? अरे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। वैसे भी सोचो, आप दो बॉल के बीच में से काटोगे, बीच में से काटोगे तो CH3 के सामने CH3 आ गया बच्चों, आ गया पक्का? चलिए, अच्छा अब ये परफेक्ट एक्लिप्स है ना, तो परफेक्ट एक्लिप्स को अपन फीचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात अब बताओ मेरे को, देखिए ये CH3HCl है बच्चों, ये H। पहले बताओ बच्चों, इसमें दोनों वाई अपोजिट है ना? इसमें दोनों वाई अपोजिट है। एक वाई ऊपर है, देखो बेटा, एक वाई ऐसे है और एक वाई ऐसे। क्या? और वाह, क्या बात है। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों कि ओ हो बच्चे तगड़े वाले तैयार हो गए। वेरी गुड, मजा आ गया। सबसे पहले बताओ बच्चों, ये ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? सोच के बताओ। इनएक्टिव। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मजा आ गया भाई साहब आज तो। किसके कारण? COS। ओ वेरी गुड। हमने क्या देखा? COS में हमें ग्रुप अपोजिट देखने ना बच्चों। देखो, तब मुझे ऐसा लगता है कि ये आइसोमेरिज्म था ना, इतनी तो बच्चों को ऑनलाइन में नहीं समझ में आया क्या? ऑफलाइन में समझ में नहीं आती? इतना आपने ऑनलाइन में अच्छा रिस्पॉन्ड किया है। ये देखो बच्चों, सेंटर ऑफ सिमेट्री आ गई इसके अंदर, आ गई ना बच्चों? है तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है बच्चों। अब मुझे बताओ बच्चों, क्या मैं इसको अभी फीचर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूं क्या? अभी मैं फीचर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूं क्या? कन्वर्ट कर सकता हूं फीचर प्रोजेक्शन में? कुछ बच्चे बोल रहे कर सकते हो, कुछ बोल रहे नहीं कर सकते। नहीं कर सकते क्योंकि ये एंटी स्टैगर्ड है ना? बोलो बच्चों, आगे बात समझ में? तो हम क्या करेंगे, हम इसको बेटा इस तरह से देखो, आगे वाले को ऐसे बढ़ा रहने दो और पीछे वाले को रोटेशन दे दो बच्चों 180 का। तो जो CH3 नीचे था वो CH3 अब ऊपर आ जाएगा बच्चों इस तरह से। जो H इस साइड था वो देखो बेटा इस साइड आ गया और ये साइड आ गया कि नहीं आ गया? आ गया बच्चों 180 के रोटेशन से। 180 के रोटेशन से ये बनेगा ना। और अब आप इसका चाहो तो ऐसा बना सकते हो, बोलो बच्चों, बना सकते हो CH3ClH और पीछे CH3Cl और H। हो गया बच्चों? तो मेरे हिसाब से ये पिक्चर बन गई, देखो CH3Cl, एक मिनट, H हो गया, ये बन गया बच्चों।
कन्वर्ट कर लिया ना? अरे कन्वर्ट कर लिया बच्चों। अगर फिशर प्रोजेक्शन बनाना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? देखो बेटा, ये स्टेगर्ड बोल दो या एंटी स्टेगर्ड बोल दो, है ना? अब एक्लिप्स्ड है, और एक्लिप्स्ड है ना, तभी आप इसको फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर पाओगे। ठीक है बच्चों?